नमस्कार, TV6 न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान। और आज जिस तरह से हम डिबेट करने जा रहे हैं, एक बड़ा मुद्दा आज देश के सामने है, क्योंकि यहां पर न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ और उनके साथ साथ उनके जो रिपोर्टर्स थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के द्वारा। और कई सवाल खड़े हो रहे हैं अब पत्रकारिता को लेकर कि क्या इस देश में पत्रकारिता करने वालों के मुंह बंद कर दिए जाएंगे। हम आपको बता दें पूरा मामला है क्या। दरअसल चीन से फंडिंग का कनेक्शन जोड़ा जा रहा है न्यूज क्लिक के एडिटर इन चीफ से, और साथ ही साथ कुछ और पत्रकार हैं जैसे उर्मिलेश अभिसार, और इनके खिलाफ अब कार्रवाई की जा रही है। इनके घरों पर छापेमारी की जा रही है, इन्हें हिरासत में ले लिया गया है, पूछताछ इनसे की जा रही है और सवाल अब कई उठने लगे हैं। आज चर्चा हम इसी मसले पर करेंगे। आपको एक वीडियो क्लिप भी दिखाएंगे रामलीला मैदान से जुड़ी हुई, जिसमें कि एक बड़ी खबर सामने आनी थी, क्योंकि 1 अक्टूबर को जिस तरह से पेंशन लागू करने के लिए कई सरकारी कर्मचारी रामलीला मैदान में एकत्रित हुए थे, और उसी की रिपोर्टिंग करने के लिए पत्रकार उर्मिलेश ने एक रिपोर्ट बनाई थी, जो कि TV6 न्यूज नेटवर्क को उन्होंने भेजी है, और उसमें कई सवाल खड़े हैं। तो उस रिपोर्ट के आने के बाद अगर ये कार्रवाई होती है तो क्या यहां पर पत्रकारिता करने की आजादी अब नहीं है, यही माना जाए? ये तमाम तरह के सवाल आज हम अपनी चर्चा में लेंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको अपने मेहमानों से जरा तारुफ करवा देते हैं। हमारे साथ पीयूष जी जुड़ गए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सवाल पहला हम उन्हीं से लेंगे, आपको एक क्लिप भी दिखाएंगे। पीयूष जी, आपका स्वागत है। और एक बड़ा सवाल इस वक्त यही है, क्या देश में अब पत्रकारों का मुंह इस तरह से बंद किया जाएगा? क्या सरकार पत्रकारों को बोलने नहीं देगी? इस तरह की कार्रवाई क्या यही एक मैसेज देने की कोशिश कर रही है देश में? देखिए गीतू जी, निश्चित रूप से एक संदेश है, लेकिन देखिए कोई नई बात नहीं है। मीडिया पे अगर मीडिया आउटस्पोकन है, वो सरकार की जो कमियां हैं या जो है जो उनको सामने लाता है, तो इस तरह के जो है कि होते रहे हैं। पहले भी जब यूपीए सरकार थी तब भी ऐसी कोशिश की गई थी, लेकिन तब जो है कि इस तरह से ये नहीं किया जाता जिस तरह की जो इमरजेंसी की याद दिलाई जा रही है। जो ये हुआ है न्यूज क्लिक के ऊपर, अगर मान लीजिए उन्होंने जो कुछ किया है उस पे तो उनका जो पत्रकार है उनका कोई दोष नहीं है। अगर उस संस्थान ने कोई पैसा ऐसा लिया है और चीन से फंडिंग हुई है, हालांकि अभी भी वो बहुत स्पष्ट नहीं है कि क्या है, क्योंकि अमेरिका के माध्यम से आया, उधर से आया, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी, और उसका सरकार बहुत समय से इस पे जो है कि जांच भी कर रही है। तो उस जांच में आखिर निकला क्या? ये सरकार 2021 से ये जांच कर रही है। 2000 जो है कि 22 में भी उन्होंने ये किया था इस पे। तो लगातार जो है कि अभी नई धाराएं लगा दी गई और उन पत्रकारों के यहाँ आज रेड हो गई है जो लगातार जनता के मुद्दों को उठा रहे थे। और उसमें चाहे आप देखिए जो जो जो, जो महिला पत्रकार है वहां की, उसके घर पे भी हुआ, उर्मिलेश जी के हुआ, भाषा सिंह के यहाँ हुआ। बहुत से पत्रकार, जितने पत्रकार हैं जो जो जनता के मुद्दों को उठाते हैं लगातार जो है। अभी आपने कहा कि निश्चित रूप से जो उर्मिलेश ने जो इतनी बड़ी रैली हुई है 1 तारीख को रामलीला मैदान में, मैदान के भी पार इतनी भीड़ हो गई थी कि वो मतलब वहां समा नहीं रही थी, और बाहर लोग थे बहुत ज्यादा। और उसको जो है जो मेन स्ट्रीम मीडिया ने सिरे से गायब कर दी वो खबर पूरी की पूरी। ये खबर आंदोलित करने के लिए बहुत बड़ी खबर है। सरकार की इससे नींद मुझे लगता है कि उड़ गई है इससे, क्योंकि ओल्ड एज पेंशन वाली जो ओल्ड पेंशन जो सिस्टम है उसकी मांग पे ही आप देखिए सरकारें भी बदली है, भाजपा की सरकारें गई हैं। हिमाचल में साफ साफ वर्डिक्ट था लोगों का, वो इसी मुद्दे पे वो भाजपा की सरकार वहां पे चली गई जो है। तो सरकार को खतरा दिख रहा है निश्चित रूप से, लेकिन जो हो रहा है, जो देश में हो रहा है, जो लोगों की समस्याएं हैं, जो लोगों के साथ जो जो उनकी मांगे हैं, जो उसके लिए जो आंदोलन जो लोग हैं, तो उसको लेके पत्रकारों का काम है कि खबरों को दिखाना। जो सरकार अच्छा कर रही है, अगर सरकार जो है कि घर बना के दे रही है लोगों को, सरकार जो है कि वो जो है कि शौचालय बना रही है, तो उसमें भी पत्रकारों ने रिपोर्ट किया। हाँ भाई, वो अच्छी बात है, ये सरकार है जो ये जानकारी। लेकिन सरकार जो नहीं कर रही है, जो लोगों की बातें नहीं सुन रही है, तो उस पर अगर लोग जो है कि पत्रकार, देखिए भाषा सिंह से भी यही कहा गया कि भाई आपने जो किसान आंदोलन की इंक्वायरी हो रही उसके बारे में सवाल पूछे गए, किसान आंदोलन आपने कवरेज किया, आपने जो है कि दिल्ली दंगे कवरेज किए, आपने जो है क्या नाम ये जब कोविड हुआ उस पे, अरे कोविड पे कितनी 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 अफरा तफरी हुई थी, कोविड पे कितनी सरकारी तंत्र एकदम टूट गया था, बिल्कुल खत्म हो गया था कहीं पे, ऑक्सीजन की जो क्राइसिस थी।
तो जनता के लिए तो वो पत्रकार इसको रिपोर्ट करेगा करेगा। इसको लेके अगर जो है कि आप रेड करते हैं पत्रकारों के घरों पे, उनके जो है कि गैजेट्स को आप उठा ले जाते हैं, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं लगता है कि सरकार जो है कहीं ना कहीं डर गई है, और सरकार जो है अपनी सच्चाई, जो सरकार जो देश की सच्चाई है उसका सामना करने की उसमें हिम्मत नहीं है, और इसलिए जो है इस तरह की जो है दमन कर रही है, और पत्रकारों को जो है कि उनके साथ उनके को दमन दमन के रास्ते पे जो निकल पड़ी है। तो मुझे बिल्कुल लगता है दमन कि का ये रास्ता है। और हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े हुए हैं, डॉक्टर सलीम खान, ये भी वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी स्वागत है TV6 न्यूज नेटवर्क में। और यही सवाल आपसे भी है, क्या जिस तरह की कार्रवाई अब की गई है पत्रकारों पर, ये साफ तौर पर ये माना जाए कि अब इस देश में पत्रकारिता स्वतंत्रता से नहीं हो सकती? देखिए, ये तो बहुत पुरानी बात हो गई है। इन लोगों ने पहले जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया को खरीदा, और फिर जो लोग जिनको ये खरीद नहीं सके उनका जो है ये इन्होंने गला दबाने की कोशिश की। न्यूज़ क्लिक पे ये बात पहली बार नहीं हुई है, 2021 में भी हुआ है। अदालत ने उनको जो है वो उनको गिरफ्तार नहीं करने के लिए कहा है। तो अब ये दोबारा हो रहा है, दवायर पे हुआ है, और सिद्दीक कप्पन को इन लोगों ने परेशान किया। तो मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ ये सोचना कि सरकार जो है वो मीडिया को खत्म कर रही है, सरकार जो है वो, ये बहुत पुरानी बात हो गई है। बल्कि इसमें तो कुछ नए आयाम जो जुड़े हुए हैं उस पर हमको बातचीत करनी चाहिए। तो नए आयाम अगर मेरे जहन में जो आते हैं उसमें एक चीज तो अभी पंत साहब ने बताई कि उर्मिले साहब ने वो इशू को कवर किया था, जो ओल्ड पेंशन स्कीम का मामला है। ओल्ड पेंशन स्कीम इस सरकार के लिए बहुत सेंसिटिव है, और हिमाचल में ये लोग उस पर इलेक्शन हार चुके हैं। महाराष्ट्र में भी एक नागपुर के अंदर एक इलेक्शन हुआ था ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी का, और वो मतलब नागपुर से आप समझ लें कि हमारे डेप्यूटी सीएम आते हैं फडणवीस, और गडकरी नागपुर से आते हैं, और बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है बावनकुले वो नागपुर से आते हैं। संघ का जो है वो गढ़, मतलब आप ये समझ लें कि उनका हेडक्वार्टर नागपुर में है। इसके बावजूद ग्रेजुएट कॉन्स्टिट्यूएंसी बीजेपी हार गई। उसका कारण जो है वो ये था कि न्यू पेंशन स्कीम पर जो है वो लोगों ने सरकार के खिलाफ वोट दिया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो ग्रेजुएट स्कीम भी एक लिमिटेड चीज है, बहुत सारे लोग उससे फायदा नहीं उठाते। असल में मैं इस तरह से देख रहा हूं कि अगर आज ये गिरफ्तारियां नहीं होती, या पूछताछ नहीं होती, या रेड नहीं होती, तो सारा देश का जो मीडिया है वो इस पर डिस्कस कर रहा होता जातिगत जनगणना पर। और जातिगत जनगणना दरअसल आप ये समझ लें कि इस सरकार के लिए, इस सत्ता के लिए, और इस विचारधारा के लिए जो है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसलिए कि ये लोग ओबीसी, अपने आप को ओबीसी का हमदर्द बताते हैं, और जो नंबर्स आ रहे हैं कि उनकी आबादी इतनी है और उनका प्रेजेंस जो है वो इतना कम है, तो इस तरह से इनका जो एक बहुत बड़ा फरेब है वो बिहार में खुल करके सामने आ गया है, और सरकार जो है वो नेशनल लेवल पर इसको रोक रही है। ये चुनावी मुद्दा बन चुका है। ये 5 जो रियासतें हैं जहां इलेक्शन होने वाले हैं, वहां पर जो है वो जातिगत जनगणना पे बात होगी। तो सरकार जो है वो एक बड़ी मुसीबत में फंस गई है, और उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हटाने के लिए मुमकिन है कि ये रेड किया गया। जी बिल्कुल। पीयूष जी, आप क्या मानते हैं, क्या सरकार की जमीन खिसक रही है? क्या सरकार नहीं चाहते जो जनता के मुद्दे हैं वो ये पत्रकार लोगों के सामने रखे, और कहीं ना कहीं लोगों को भ्रमित करने की कोशिश ये सरकार कर रही है? देखिए, सरकारें कोई भी हो, सरकारें कभी नहीं चाहती कि जो जनता के मुद्दे हैं जो है उनको उनके सामने लाया जाए, या उनमें जो कमियां हैं जो सरकार अगर उनको टैकल करने में असफल हो रही है, डिलीवरी में असफल हो रही है, तो वो जो है मीडिया उसको सामने लाए। तो उसमें होता है एक तो मीडिया को प्रताड़ित करना, मीडिया पे अंकुश लगाना। ये हमने देखा कि किस तरह अंकुश लगाने का कार्य यूपीए के टाइम में भी हुआ था। हम राजीव गांधी को अगर तो याद करें अगर, तो देखिए उन्होंने कोशिश करी थी एक तरह कानून लाने का, लेकिन पत्रकारों के व्यापक विरोध, आम जनता के विरोध के बाद उन्होंने अपना वो कदम जो है वापस ले लिया था। लेकिन वर्तमान सरकार निश्चित रूप से जो है उसके लिए जो है कि बिल्कुल ही आप कहिए कि कहीं से कोई बर्दाश्त नाकाबिल है, कि वो बर्दाश्त कर ही नहीं सकती कोई उसकी आलोचना करे, क्योंकि ये वर्तमान सरकार
ये मान की चलती है कि वो सर्वगुण संपन्न है, वो जो कर रही है वही सही है। अब यहाँ पे भी ये देखिए बात कही जा रही है न्यूज क्लिक के मामले में भी कि साहब जो है कि आप जो है कि अब कई कई स्टोरीज बनाई जा रही है, एक व्यक्ति को वहां के आप जो है उसने पैसा दिया, इतना करोड़ रुपया दिया, उसके लिए आपका प्रचार कर रहे थे। अगर उसके लिए व्यक्ति के लिए कर रहे थे तो इसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर भारत के खिलाफ कोई प्रचार नहीं हो रहा है तो फिर उसमें क्या दिक्कत क्या है? तो दूसरी बात जो है कि जो रिपोर्टर्स वो रिपोर्ट कर रहे थे वो उन्हीं मुद्दों पे कर रहे थे जो भारत के मुद्दे हैं, जो भारत की जनता के मुद्दे हैं। लेकिन वर्तमान सरकार के नजरिए में वो जो सोचते हैं, वो जो कहते हैं, वही जनता के मुद्दे हैं, वही देश के मुद्दे हैं और वही देश है। तो इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये सिर्फ और सिर्फ जो है जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, देखिए मेन स्ट्रीम मीडिया में तो कम से कम देखिए पूरा का पूरा 90% अगर मैं कहूं तो अब ये बिल्कुल, क्योंकि कल की जो 1 तारीख की जो रैली है वो जिस तरह से गायब हुई है, साफ दिखाई दे रहा है। उसके पहले भी हमने किसान आंदोलन के दौरान देखा और तमाम जो है कि जब हमने सीए का आंदोलन चला था जब, तब भी हमने ये देखा था कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो तो बिल्कुल जो है सरकार के रास्ते पे चलता है, सरकार की राह जो है उसी पे निकलता है। लेकिन जो सोशल मीडिया है और वो खासकर पत्रकारिता है उसका धर्म निभा रहा है। इसीलिए शायद मुझे लगता है कि आज जो है देखिए ये भी एक फैक्ट है कि तमाम जो हैंडल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, जो उनकी पार्टी के जो जो हैंडल हैं वो सब में जो है व्यूवरशिप कम होती चली जा रही है, ये वो भी जान रहे हैं। इसीलिए उनको एक यूट्यूबर बन के सामने आना पड़ा है और लगातार। और अगर आप यूट्यूबर की कम्युनिटी में शामिल हो रहे हैं, कह रहे हैं उसके लिए बड़ा अच्छी आपने बात कही नरेंद्र मोदी जी ने कि मैं भी शामिल हो रहा हूं आप लोगों के बीच में, आप सबसे ज्यादा सब्सक्राइब करें सब लोग मुझे, और उसी के खिलाफ आप जो है एक्शन ले रहे हैं क्योंकि वो सच बोल रहा है। तो इस सरकार को सच से बेहद ही जो है गुरेज है कि सच की बात सामने ना आए, जो वो चाहते हैं वही बात सामने आए। और अगर आप वो बात नहीं करते हैं तो आप उस टाइम में भी जो है कि मीडिया पे जो है पूरी की पूरी तरीके से सेंसरशिप लागू की गई थी, ये भी एक तरह का जो है सेंसरशिप है। अगर आप जनता की बात कहते हैं, जनता के मुद्दों, किसानों के मुद्दे को कवर करते हैं, कोविड के टाइम में आपने श्रमिकों के मुद्दों को कवर किया, श्रमिक जिस तरह से पैदल चले थे वो सरकार की अक्षमता थी ना, चाहे राज्य सरकारें हो चाहे केंद्र सरकार हो। इतने मजदूरों को जो है कि अपना जहां वो काम कर रहे थे वहां सब कुछ बंद हो गया, उसके बाद उनको पैदल पैदल हजारों किलोमीटर चल के अपने घर पहुंचना पड़ा। तो ये क्या था? ये सरकार इससे एक्सपोज हुई थी और सरकार नहीं चाहती कि उसकी खामियों को जो है उजागर किया जाए। मुझे लगता है इसी वजह से इस तरह की ये बातें चल रही है। लेकिन इसमें देखिए खासकर न्यूज क्लिक वाले मामले में तो ये है कि भाई अगर उस हाउस ने उस पर आपने किया है, उसने अगर फंडिंग ली है तो आप उसके डॉक्यूमेंट्स की जांच कीजिए, उसको कटघरे में खड़ा कीजिए। जो पत्रकार ईमानदारी से अपनी वो स्टोरीज कर रहे हैं, जो मुद्दे जनता से जुड़े मुद्दे हैं, को ले किसानों से जुड़े मुद्दे हैं, मजदूरों से जुड़े मुद्दे हैं, लोगों की सेहत से जुड़े मुद्दे हैं, देश की जो है कि देश के धन के से मुद्दे हैं, काले धन से जुड़े मुद्दे हैं, देश की जीडीपी से जुड़े मुद्दे हैं, देश की आर्थिक स्थिति से जुड़े मुद्दे हैं। उन सबको अगर वो लेके आते हैं सामने तो इसका स्वागत होना चाहिए। ये जनता के मुद्दे हैं और अगर सरकार ये दाव कहती है कि हम तो भाई जनता के पक्ष में हैं, तो फिर उनको इस तरह की परेशानी क्यों हो रही है? तो मुझे लगता है देखिए स्वतंत्र मीडिया हमेशा जो है सरकार के जो है के उस पे रहता है कि सरकार हमेशा जो है उस पे जो है अटैक करती है। स्वतंत्र मीडिया कोई भी सरकार पसंद नहीं करती है। हर सरकार जो है मीडिया को एक पालतू किस्म का बनाना चाहती है। और जहां भी आज सोशल मीडिया जिस तरीके से एकदम शिद्दत के साथ और जिस इंडिपेंडेंस के साथ जो है सामने आ रहा है, चीजों को लेके आ रहा है, उससे सरकार कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है असमंजस में है। उसको लग रहा है कि उससे जमीन खिसक रही है। आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार जो है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ दौरा कर रहे हैं। मध्य प्रदेश वो 3-3 बार चले गए, 2-2, 3-3 बार चले गए हैं वो, अब फिर जाने वाले हैं। तमाम योजनाओं की घोषणा हो रही चुनाव से पहले। तो कहीं ना कहीं तो है कि उनको लग रहा है कि जमीन खिसक रही है। और निश्चित रूप से जो है कि जो ये कल जो है कि उसमें जो बिहार सरकार जिस तरह से वो रिपोर्ट लेके आई है जातीय जनगणना की, वो कहीं ना कहीं लगता है उनको कि वो एक बहुत बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। यानी कई ऐसी खबरें थी जो सरकार को परेशान कर रही थी, जिससे कि मोदी ब्रिगेड परेशान हो सकती थी। एक क्लिप हमारे पास भी है जो कि यहाँ पर उर्मिलेश जो पत्रकार हैं उन्होंने रामलीला मैदान में एक रिपोर्टिंग की थी। एक क्लिप उन्होंने टीवी 6 न्यूज नेटवर्क को सेंड की है। हम चाहेंगे हम अपने दर्शकों को वो क्लिप भी दिखाएं जिससे कि बात समझ में आए कि आखिर उस दिन वो क्या कर रहे थे रामलीला मैदान में और वो ऐसी क्या खबर थी जिसको छुपाने के लिए इतनी मेहनत की गई। मैं चाहूंगी मेरी टेक्निकल टीम से रिक्वेस्ट करना कि वो इस क्लिप को दिखाएं।
अब जैसे उदाहरण के तौर पे एक बहुत बड़ी खबर जो मुझे नज़र आई और मैं समझता हूं कि देश के लाखों लोगों के लिए और उन लाखों परिवारों और लाखों लोगों के जो आश्रित हैं, उन पर जो निर्भर हैं, उन करोड़ों लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो क्या है खबर? कि दिल्ली के रामलीला मैदान में संडे को यानी रविवार को कल अभूतपूर्व रैली हुई, बहुत बड़ी रैली हुई। और जो दर्शक हैं, जिन्होंने देखा उस रैली को, जो आसपास रहने वाले लोग हैं, वो अखबारों को बयान दे रहे हैं और कई जगह उनके बयान छपे भी हैं कि 10 साल में ऐसी रैली देखी गई। इतनी बड़ी रैली पिछले 10 सालों में रामलीला मैदान में कोई नहीं हुई थी, ये बयान है। और ये रैली किसकी हुई थी? किसी पॉलिटिकल पार्टी की नहीं। भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इन पार्टियों की रैली नहीं थी। इनके पीछे न तो कोई धन शक्ति थी, न दल शक्ति थी, न संगठन शक्ति थी। इनके पीछे जनशक्ति थी इस रैली के पीछे। और वो जनशक्ति है सरकारी कर्मचारियों की। सरकारी कर्मचारियों ने जबरदस्त रैली की और उत्तर प्रदेश से लेकर उत्तराखंड, दिल्ली, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा, हर जगह से लोग आए थे, आसपास के प्रदेशों से। बिल्कुल, तो ये रिपोर्ट हमारे दर्शकों ने भी देखी और इस पर सलीम खान सर का मैं विचार जानना चाहूंगी कि जिस तरह से ये रिपोर्ट सामने आई है, अगर ये पेश हो जाती न्यूज क्लिक में, अगर ये स्टोरी छप जाती, ये दिख जाती, फिर उसके बाद क्या होता? क्या मोदी सरकार पर सवाल नहीं उठाए जाते? क्योंकि एक ऐसा मुद्दा है जहां पर लोगों की शक्ति थी, जनशक्ति थी, लोग आवाज उठा रहे थे और शायद ये बड़ी रैली थी, जैसा कि जिक्र किया गया यहाँ पर उर्मिलेश जी ने, कि इससे पहले इतनी बड़ी रैली नहीं थी, ये जन आंदोलन के तौर पर था। और क्योंकि आगामी समय में विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों में, तो हो सकता है मोदी सरकार की इमेज खराब हो जाती। सलीम खान जी, देखिए ये बात तो यकीनन सही है, यकीनन सही है। और कह रहे हैं कि जो है वो ऐसे मुद्दे जो कि सरकार के लिए मुश्किल है, ये जो जर्नलिस्ट जिनको उठाया गया है वो इनको उठाते थे। उनमें से एक मुद्दा ये भी था जिसको कि ब्लैकआउट कर दिया गया पूरी तरह से, लेकिन ये कि उर्मिलेश साहब ने उसकी तरफ तवज्जो दिलाई और बहुत ही फोर्सफुल अंदाज में तवज्जो दिलाई। और उसका डेफिनेटली असर होगा। अगर ये लोग मीडिया वाले उसको ना भी दिखाएं तब भी उसका असर होगा। इसलिए कि जिन लोगों की पेंशन नई स्कीम के तहत कम हुई है, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं, उनको इसका हक है। लेकिन ये कि वो डेफिनेटली वो पूरा परिवार जो इससे सफर करेगा, वो कभी भी जो है वो बीजेपी को वोट नहीं देगा। तो इस तरह की आवाजों को दबाना बीजेपी की एक जरूरत है। मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए ये बात सही है कि हमेशा सरकारें जो है वो मीडिया की आवाज को दबाने की कोशिश करती है, लेकिन इसकी जो इंटेंसिटी में फर्क है वो कब होता है ये हमको देखना चाहिए। जब सरकार कंफर्टेबल होती है, यानी उसकी लोकप्रियता बहुत होती है, उसके पीछे बड़ा जन समर्थन होता है, जैसा कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ था, बल्कि 2019 के बाद भी था, तो उस वक्त वो लोग दमनकारी कम करते हैं, इसलिए कि उनको ये मालूम है कि हम लोगों की आवाज दबाएंगे तो इससे हमारी बदनामी होगी। तो वो लोग अपनी बदनामी मोल नहीं लेना चाहते और ये कहते हैं कि इनको बोलने दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, हमारी संगठन, हमारी दौलत, हमारा लोकप्रियता, इससे हम जो है वो सत्ता चलाते रहेंगे। लेकिन अब जो सिचुएशन है वो ये है कि हर तरह से सरकार के लिए बुरी खबर आ रही है। कर्नाटक में जो इनकी हार हुई वो किसी के कल्पना में नहीं थी, इतनी जबरदस्त हार। उसके बाद लोग सोच नहीं सकते थे कि भारत की सारी जो विपक्ष है वो एकत्र हो जाएगा। ममता और कांग्रेस और ये अखिलेश, ये सब लोग, बल्कि केजरीवाल, ये लोग एक छत के नीचे आ जाएंगे, ये बात बीजेपी सोच भी नहीं सकती थी। इसलिए जब पहली मीटिंग हुई तो उन्होंने उसको इग्नोर किया, ये कहा कि साहब ये तो जो है वो एक फोटो सेशन था। लेकिन दूसरी मीटिंग में ये लोग सीरियस हो गए और तीसरी मीटिंग के बाद इन्होंने फिर बहुत सारे हंगामे किए, जो बंबई की मीटिंग हुई थी, और एक स्पेशल सेशन बुला लिया। देखिए वो भी वही टेक्टिक थी जो मैं अभी कह रहा था कि जब इंडिया का बंबई में एक कामयाब सेशन हो रहा है और उसी वक्त
अडानी का एक बहुत बड़ा घपला जो है वो अमेरिका के न्यूज़पेपर्स में आ गया। तो ये डबल मुसीबत में जब सरकार फंसी तो उसने अचानक ये अनाउंस कर दिया कि साहब स्पेशल सेशन होगा, और उसके बाद तरह तरह की बातें होने लगी। कोई कहने लगा कि वन नेशन और वन इलेक्शन होगा, कोई कह रहा था लगा कि पार्लियामेंट में जो है वो जनाब अमेंडमेंट होगा और इंडिया को हटाया जाएगा, और इस तरह के इश्यूज को उठा के लोगों का ध्यान भटकाया गया। ये नहीं बताया गया कि एजेंडा क्या है। एजेंडा बहुत ज्यादा जब सोनिया गांधी ने खत लिख दिया तब जाके इन्होंने एजेंडा बताया। उसमें जो 4 बातें थी उनमें से एक पर भी बात नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के ताल्लुक से पहला मुद्दा था, उस पर बात नहीं हुई। सिर्फ एक पुराने पार्लियामेंट में मोदी जी ने भाषण दिया, नए पार्लियामेंट में आके मोदी जी ने भाषण दिया, और फिर लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये वीमेन रिजर्वेशन बिल ले आए, और वीमेन रिजर्वेशन बिल भी ऐसा लाए कि वो 2014 क्या 2019 में भी उसका इम्प्लीमेंट होना मुश्किल है। तो ये जो सरकार है ये परेशान है, और ये लोगों का ध्यान भटकाने के लिए तरह तरह की कोशिश कर रही है। और अब जो कि ये 5 रियासतों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, 5 राज्यों में जो इलेक्शन हो रहे हैं, इसमें इनकी हालत जो है वो बहुत पतली है। इस बात के जो है वो चांसेस है कि ये 5 जगह हार जाएं। तो अब इनको कुछ ना कुछ तो करना ही है। फिर उसके बीच में ये बिहार की जनगणना आ गई, और ये जो है वो रामलीला की रैली आ गई। तो ये चीजें सोशल मीडिया में डिस्कस ना हो। हम लोग जैसे अभी हम लोग हैं, हम लोग सब इस इश्यू को डिस्कस कर रहे हैं, और उसकी तरफ से लोगों का ध्यान हट रहा है। तो उसके लिए ये इन्होंने एक्सरसाइज की है, और मैं तो ये समझता हूँ कि इससे कुछ होने वाला नहीं है। देखिए, पहली बात तो ये है कि ये लोग कह रहे हैं कि भाई 38 करोड़ रुपया जो है वो अमेरिका से न्यूज़ क्लिक के पास आ गया। तो अगर आया है तो आप उसको इन्वेस्टिगेट कीजिए, और लीगली आया है तो आप उस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते। बाहर से पैसा भारत में आया, ये कोई बुरी बात नहीं है। हम लोग जो है वो इसके लिए तो बड़े बड़े मंत्री बाहर के दौरे करते हैं। अच्छा, अगर ये कि वो गलत तरीके से आया है तो उसका जो है जो लीगल एक्शन है वो लीजिए, पहली बात तो। और क्राउड फंडिंग में वो आदमी जिसका के नाम लिया जा रहा है कि नेविली रॉय सिंघम, वो नेविली रॉय सिंघम के बारे में कहा जा रहा है, ये बात इल्जाम लगाया जा रहा है कि वो चीन के लिए जो है वो माहौल बनाता था। अब सवाल ये है कि अगर वो चीन के लिए जो है वो चीन का प्रोपेगेंडा करता था और वो अमेरिका में रहता है, तो चीन जितना बड़ा दुश्मन भारत का है, उससे बड़ा दुश्मन अमेरिका का है। तो अमेरिका तो उस पर कोई एक्शन नहीं लेता, और उसने जिसको फंड दिया आपने उसके खिलाफ एक्शन ले लिया। अच्छा, एक्शन लिया तो पैसा जो है वो न्यूज़ क्लिक के पास आया। अब आप जो है वो पत्रकारों को पकड़ रहे हैं। पत्रकार का क्या लेना देना है? जो न्यूज़ चैनल का मालिक है उसके पास फंड कहाँ से आता है, मेरा अगला सवाल यही वो था। आपको पैसे कैसे देता है, इसमें आपकी तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से ये एक फेक केस है। मैं समझता हूँ कि थोड़े दिन तक ये हंगामा रहेगा। इससे पहले भी ये लोग इस तरह के केसेस उछालते रहे हैं, और उसके बाद में उसको ठंडे बस्ते में डाल देते हैं। हो सकता है कि अभी भी ऐसा ही हो, हम यही उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही हो। और ये जो यूएपीए का मामला है, ये जर्नलिस्ट लोगों पे कोई हिसाब से नहीं लग सकता, और अभी तक तो खैर उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है और उनसे पूछताछ की बात हो रही है, लेकिन उससे पहले यूएपीए का हंगामा कर देना, ये सरासर जो है वो ध्यान हटाने की और लोगों को डराने की। आखिरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि डराने की कोशिश वो करता है जो डर जाता है। ये सरकार जो है वो डर गई, ये सरकार जो है वो जनता से डर गई, और अब इसको लिए कोई और चारा नहीं है कि ये उन पत्रकारों को डराए जो कि सच्चाई को सामने लाते। पीयूष जी, वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है कि अगर कोई डिजिटल मीडिया कंपनी में काम कर रहा है या मीडिया हाउस में काम कर रहा है, कोई भी पत्रकार, क्या वो ये माने कि उसे डर के काम करना होगा? अगर वो बाहर फील्ड में रिपोर्ट लेने के लिए जाता है, कवरेज करने के लिए जाता है, तो क्या वो डर डर के कवरेज करेगा कि क्या सरकार के पक्ष में है क्या नहीं? क्या वो बेखौफ रिपोर्टिंग नहीं कर सकता? और उन्हें हिरासत में लेने का क्या मतलब बनता है जब अगर कोई संस्थान फंडिंग ले रहा है या दे रहा है, जो भी लेन देन हो रहा है वो संस्थान के बीच में हो रहा है, ऐसे में पत्रकार बीच में कहां से आ जाते हैं कि उन पर कार्रवाई की जाती है, उन्हें हिरासत में लिया जाता है? देखिए गीतू जी, ये सिर्फ डराने धमकाने के लिए
ताकि डर, ये देखिए ये सरकार जो है ये शुरू से ही जो है डराती धमकाती रहती है, आम नागरिक को डराती धमकाती है, इंटेलेक्चुअल्स को डराती धमकाती है, लिखने पढ़ने वाले लोगों को डराती धमकाती है, अब पत्रकारों को भी लगातार। ये पहली बात नहीं है, बहुत से केसेस हैं, आप अनगिनत केसेस हैं जिनमें पत्रकारों को जो है डराया धमकाया, उन पे ऐसे कानून लगा दिए हैं जो कानून लगने नहीं चाहिए, उनका उनका कानूनों का दुरुपयोग किया गया है। और देखिए पत्रकारिता का जो है कि पहला नियम ही यही है कि आप निर्भीक होके निडर होके जो है वस्तु स्थिति की रिपोर्टिंग करेंगे, जो भी वस्तु स्थिति उसकी रिपोर्टिंग करेंगे, चाहे वो सरकार के पक्ष में जाए या सरकार के खिलाफ जाए। लेकिन जो जनता के पक्ष में है, जो कुछ घटित हो रहा है, उसके हर एंगल्स को, हर पक्ष को लेते हुए आप जो है कि वो उसको जो है कि जनता के सामने लेके आएंगे। ये पहला सिद्धांत होता है पत्रकारिता का, और निडर होना तो पहला सिद्धांत है कि एक पत्रकार के लिए निडर होना बहुत जरूरी है। उसकी कलम हो चाहे उसका कैमरा हो, वो किसी के जो है कि किसी की दासी नहीं हो सकती। वो जो है कि वो इंडिपेंडेंट होती है, वो पत्रकार के की ही दासी हो सकती है। वो पत्रकार जैसा चाहे वो उसके सहारे वो अपनी रिपोर्ट कर सकता है। तो ये बहुत बड़ा सिद्धांत है पत्रकारिता का। अगर कोई पत्रकार इस तरह की बात नहीं करता है तो फिर वो पत्रकार है नहीं। और इसीलिए आप देखिए लगातार जो ज्यादा एक बड़ा हिस्सा जो मीडिया का है वो गोदी मीडिया क्यों कहलाया जा रहा है, इसीलिए कि आप सरकार की एक प्रवक्ता के रूप में अगर बात करते हैं तो फिर आपको एक मीडिया कहलाने का, इंडिपेंडेंट मीडिया कहलाने का हक नहीं है। लेकिन सवाल वही वाजिब है जो मैंने पहले भी कहा था, अभी सलीम साहब ने भी कहा कि अगर कोई गड़बड़ी की है, पहली बात तो गड़बड़ी हुई है कि नहीं है इस पे भी दो राय हो सकती है, और ये तो जांच के का सवाल है, और इस पे जांच चल भी रही है, लेकिन जांच का भी खुलासा भी नहीं हुआ, जांच लंबे समय से चल रही है। और अगर ये संस्थान ने गड़बड़ी की है या उसके दस्तावेज नहीं है, गलत तरीके से पैसा लिया है उसने, तो आप उसकी जांच करिए, उसको पनिश कीजिए। जो पत्रकार अपना पत्रकारिता का धर्म निभा रहा है, वो काम कर रहा है जिस संगठन के लिए, वो उसके लिए वो उत्तरदायी नहीं है कि वो किस तरह से पैसा आया। उसने जो है कि वो अपने श्रम का जो है मोल लेता है, वो श्रम का मोल लेता है, श्रम का मोल उसको दिया जाता है। अब वो जो मोल है वो देने वाला कहाँ से लाया है, इसके लिए वो पत्रकार नहीं जिम्मेदार है जो अपना श्रम दे रहा है उस संगठन को। तो निश्चित रूप से ये डराने धमकाने के लिए और ऐसे पत्रकारों को चुप करा देने के लिए जो है कि ही ये कदम इस तरह के उठाए जाते हैं लगातार। लेकिन जो पत्रकार हैं, वाकई जो पत्रकार हैं, वो उन्होंने इमरजेंसी का दौर भी देखा है, उसके बाद का भी दौर देखा है, लगातार वो जो है इस तरह का सामना कर रहे हैं। और उनका आप देखिए तमाम जो है कि किस तरह से इवन जो है कि आप देखिए ट्विटर और फेसबुक भी लगातार जो है वो तमाम पत्रकारों के जो है कि पेजेस को जो है वो सस्पेंड कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो वो इसको उसका सामना कर रहा है, और चूंकि निर्भीक है, वो जानता है अपनी बात कहना जरूरी है, तो वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए। तो पत्रकार को झुकाया, जो पत्रकार है वाकई उनको झुकाया नहीं जा सकता। ये सरकारें मुगालते में रहती हैं कि अगर वो पत्रकारों पे जो है कि दमन करेंगी तो पत्रकार चुप हो जाएंगे या जनता की आवाज नहीं आएगी। फिर जनता खुद ही आ जाती है सड़कों पर, अगर जो है कि सरकार मीडिया का भी की आवाज को चलने लगती है तो लोग उतर के आते हैं सड़कों पे। हमने देखा है किस तरह से जो है कि अन्ना आंदोलन के टाइम में हमने देखा, उसके पहले जेपी आंदोलन जब हुआ था तब हमने देखा, तभी भी जेपी आंदोलन के पहले जो तमाम तरह की जो है कांग्रेस सरकार ने जिस तरह से जो है इमरजेंसी का सहारा लिया था, पूरे मीडिया को दबा दिया था, जनता का दमन हो रहा था। तो जनता आती है, फिर अंत में हथियार जो है जनता ही अपने हाथ में उठाती है और वही सरकार के खिलाफ आती है। तो मुझे लगता है ये जो 1 तारीख की जो रैली हुई है वो एक टर्निंग पॉइंट रहा है, बहुत बड़ा सरकार के लिए एक वार्निंग भी रही है। और सरकार नहीं चाहेगी कि उसकी इस तरह की रिपोर्टिंग हो कि सरकार जो सरकारी कर्मचारी हैं वही इस तरह की मांग करे और इतनी बड़ी संख्या में मांग करे। और ये तो निश्चित रूप से ये भी है, उस पर मैंने कहा कि जो सोने पे सुहागा हुआ जो है कि बिहार सरकार ने रिपोर्ट जारी कर दी, जिसको लेके यूपीए जो एनडीए के जो घटक है वो भी अब मांग करने लगे हैं जो है कि इस तरह का जो है सर्वेक्षण होना चाहिए, जातिगत जो है कि वो सर्वेक्षण होना चाहिए। ये मांग उठ रही है लगातार, जो उनके साथ में है, जो पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं, जो जाति आधारित पार्टियां हैं एनडीए के साथ, वो भी ये मांग करने लगी हैं। तो जानती है सरकार इस तरह की मांग लगातार उठेगी, बीजेपी इस बात को जानती है, तो वो चाहती है कि इस तरह के मुद्दे जो है फोर फ्रंट पे ना आए, उनको दबा दिया जाए, इसीलिए इस तरह की कार्रवाई हो रही है। लेकिन अंत में जो है कि आप इस जनता की आवाज को दबा नहीं सकते, जनता की आवाज को बुलंद करने वाले पत्रकारों की आवाज को भी नहीं दबा सकते आप।
आज आपने 2 को किया है, कल को 4 और खड़े हो जाएंगे। जी सलीम खान जी, क्या वाकई एक पत्रकार की आवाज को दबाना क्या इतना आसान है? क्या कोई भी सरकार किसी ऐसे पत्रकार की आवाज को दबा सकती है जो वाकई सच्ची खबरों को देश के सामने दिखाता हो? देखिए, अभी जो प्रॉब्लम ये हुआ है कि पत्रकार और चाटुकार, ये दोनों का फर्क जो है वो हमारे यहाँ खास तौर से इस सरकार के आने के बाद खत्म हो गया। एक पत्रकार की जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो है वॉच डॉग की। वो पब्लिक रिलेशन ऑफिसर नहीं होता। हर पार्टी का जो है वो एक पीआरओ होता है और हर मंत्रालय का एक पीआरओ होता है, और उनका काम ये होता है कि वो अपनी पार्टी के और अपने मंत्रालय की गुणगान करें, उनकी महिमा मंडन करें। पत्रकार का ये काम नहीं होता। पत्रकार का काम तो ये होता है कि वो ये देखे कि भाई इस सरकार ने लोगों से जो वादे किए थे वो वादे पूरे हुए या नहीं हुए। इस सरकार की जो जिम्मेदारी है कि लोगों के जो अधिकार हैं वो उसकी हिफाजत करे, उसकी सुरक्षा करे, ये उसमें कामयाब है या नाकाम है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सरकार जो है वो लोगों के अधिकारों को हिफाजत करने के बजाय, उनकी सुरक्षा करने के बजाय उनका हनन करने में लगी हुई है, या ये कि कुछ लोगों की मदद कर रही है। हम दो हमारे दो का माहौल है, कुछ लोग जो है वो दिन ब दिन तरक्की कर रहे हैं और बाकी जो है वो हमारे युवा जो कि 25 साल से, अभी एक रिपोर्ट आई थी कि 25 साल से कम के 42% ग्रेजुएट्स आज जो है वो बेरोजगार। तो ये बात लोगों तक कौन पहुंचाएगा? ये बात सरकार से कौन पूछेगा कि भाई आप हर साल 2 करोड़ नौकरी देने के लिए आए थे, अब तो जो है वो इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये पत्रकार धर्म है, ये पत्रकार की जिम्मेदारी है। तो पत्रकार जो होता है, सही माना में पत्रकार, वो कभी डरता नहीं है, बल्कि उसका हौसला बढ़ जाता है। वो ये देखता है कि ठीक है, सिद्दीक कप्पन को आपने 2 साल 2.5 साल रखा, लेकिन वो नहीं डरा, अब भी वो काम कर रहा है। मुझको भी आप 2-2.5 साल रख दीजिए, लेकिन ये कि मैं ना डरूंगा और मैं ना झुकूंगा। तो इस तरह से जब ये लोग, देखिए एक चीज होती है कि लोगों को डराना, दूसरी एक एक्शन ले लेना। जब तक आप गिरफ्तार किए बगैर लोगों को डराते हैं तब तक तो लोग थोड़ा बहुत डरते हैं, लेकिन जब आप गिरफ्तार कर लेते हैं उसके बाद अदालत उनको छोड़ देती है तो लोगों के दिल से डर निकल जाता है कि ठीक है, हमको भी गिरफ्तार कर लेगी अदालत, हमको छोड़ देगी, या कम से कम 2024 में जब सत्ता परिवर्तन होगा तब तो हम छूट ही जाएंगे। तो इस तरह से लोगों के दिलों में आप डर पैदा नहीं कर सकते, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो कोई सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे वो आम आदमी हो। आप किसी को डरा के अपने आगे झुका नहीं सकते। तो ये इसमें सरकार कामयाब नहीं होगी, बल्कि इसके खिलाफ रिएक्शन होगा, लोगों के दिलों में इसके खिलाफ भावनाएं पैदा होगी और लोग इसको सजा देंगे। बिल्कुल। और जिस तरह से लोकतंत्र का चौथा स्तंभ पत्रकारिता है, अगर पत्रकारों की आवाज को दबाया जाएगा तो क्या इस देश में पत्रकारिता का कोई वजूद बचेगा? यह भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए TV6 न्यूज नेटवर्क।